गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जरा आज फिर संघीय शासन में जो विषय है जरा हम देखें कि फेडरल गवर्नमेंट में जरा फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि राज्यसभा की बात हमने बता रखी थी फेडरल गवर्नमेंट में। और फेडरल गवर्नमेंट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब हमने बता दिया कि संघ और राज्य होंगे और अमेरिका में 50 राज्य है। कल हमने बता दिया था कि अमेरिका जैसा फेडरल सिस्टम हमने नहीं बनाया। तो मुद्दा होता है कि हमने संघ और राज्य तो बनाया ही, राज्यों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि जिससे कि राज्य की एकता अखंडता बनी रहे। लेकिन सवाल एक फिर यूटी हमने क्यों रख दिया और यूटी और संघ में क्या फ़र्क है। तो एक बेसिक बात भी आपको याद दिला दें कि आखिर में अगर हमने संघ बताया तो संघ तो होना चाहिए राज्यों के साथ। तो अब राज्यों के साथ हमने संघ रख दिया और फिर हमने रख दिया यूटी। अगर यूटी की बात आ गई तो इसीलिए दिल्ली का सारा झगड़ा शुरू हुआ। दिल्ली और संघ के बीच झगड़ा तो इसी बात पर है। तो जरा देखें कि अगर संघ में राज्य इकाइयाँ होनी चाहिए तो ये यूनियन टेरिटरी का विचार क्या है। ये संघ शासित क्षेत्र का विचार क्या है। तो अब देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी का विचार पहली बार मूल संविधान में नहीं था। और अगर कोई संविधान में आ गया तो इसका मतलब संविधान में कोई बात संविधान से जुड़े बाद में जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू समान है। तो हमारे यहाँ ये बात लिखी गई कि 1956 में हमारे यहाँ पहली बार केंद्र शासित क्षेत्र का विचार आया। यानी संघ शासित क्षेत्र कह लो, आप केंद्र शासित क्षेत्र कह लो, यूनियन टेरिटरी। आप इसे केंद्र शासित क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हो। आप केंद्र शासित क्षेत्र को, संघ शासित क्षेत्र को, तो 56 में हमारे यहाँ ये विचार रखा गया और उसके लिए आर्टिकल 329 आर्टिकल तो आर्टिकल 329 का विचार इसके लिए रखा गया। और अब सवाल है कि केंद्र शासित क्षेत्र आया क्यों, यूटी आया क्यों। तो उसके बच्चों अलग अलग कारण थे। इसका मतलब है कि हमने सबको राज्य क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि अमेरिका में तो 50 राज्य हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारा संघ बड़ा एक अद्भुत संघ है जहाँ पे राष्ट्रीय एकता को ध्यान रखा गया है। अमेरिकी मॉडल हम फॉलो नहीं कर सकते, हमारे यहाँ अलग अलग चैलेंजेस हैं। अमेरिकी मॉडल शायद हमारे लिए कि अप्लाई होगा भी नहीं। इस वजह से अब हमने क्यों बनाया ऐसा यूटी बनाया, क्यों आर्टिकल 239 क्यों लाया, यूटी क्यों बनाया, इसके तमाम कारण हैं अलग अलग। वाई वी आर गोइंग टू मेक अ यूटी। तो पहला देखोगे दोस्तों, राज्य के लिए थोड़ा बड़ा भूभाग होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, राज्य के लिए पैसा बन जाए। इसलिए अब कई बार उधर राज्य की मांग होती है। आर्टिकल 3 में अगर आर्टिकल 3 को देखोगे तब तो ये ठीक है कि संसद राज्य का निर्माण कर देगी। अब संसद राज्य का निर्माण कर देगी तो क्या गोरखा लैंड भी राज्य बन जाएगा। जो हमारे गोरखा भाई हैं जो कि उधर बंगाल के पास रहते हैं, गोरखा नेपाल में भी रहते हैं। अब गोरखा गोरखा भाई कह रहे हमारे लिए अलग राज्य बना दो। अब सवाल है यार कि 4-5 लाख की आबादी के राज्य बन जाएगा। तो अब सवाल है कि छोटे छोटे राज्य हमने बना दिए, वो ऐसा हाल हो गया जैसे घर में कई बार झगड़ा हो जाता है। तो घर में कई भाई कहते हैं, छोटे भाई कहते हैं अब हम अलग होंगे। अब सवाल ये है कि अलग होंगे तो उसके बाद उनके पास खाने को भी इंतजाम नहीं होता। लेकिन कम से कम बड़े भैया के साथ थे, खाना पीना चलता था। कई बार बच्चे पापा से भी अलग हो जाते हैं। अब ऐसे है कई बार हमारे यहाँ राज्य कहते हैं अलग हो जाएंगे। अरे भैया अलग हो जाओ तो कम से कम हमारा रिसोर्सेज तो रखो यार। और समझ लो कि इस संघ पे बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। इसलिए बच्चों आप याद रखो, आर्टिकल 3 पढ़ के बात समझ नहीं सकते। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि राज्यों के नाम, भूभाग, क्षेत्र संसद बदल देगी। और इतना ही नहीं, बात ध्यान सुनने की है। जब संसद ऐसा नाम, भूभाग, क्षेत्र बदलेगी तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सामान्य विधि पारित हो जाएगी। बस इतनी बात है कि जब
इस संबंध में कोई प्रस्ताव, क्योंकि कोई राज्य नया बनाएंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस संबंध में एक बिल लाना पड़ता है, पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ता है। उस बिल लाने से जब, और उस बिल को प्रेसिडेंट की पहली परमिशन चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो पूरा भारत का हेड है। जब प्रेसिडेंट वो बिल सदन के सामने रखवाएगा तो पहला परमिशन चाहिए उसकी, और वो ये पूछ लेगा कि भाई आपने संबंधित राज्य से पूछा है, क्या आपने संबंधित राज्य से पूछा है? अगर हमने संबंधित राज्य से पूछा है तो प्रेसिडेंट वो बिल टेबल कर देगा, लेकिन संबंधित राज्य मना भी कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे यहाँ राज्य के नाम, भूभाग, क्षेत्र बदलने में राज्यों से सहमति लेनी ये नेसेसरी नहीं। द कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, पूछा जाएगा, ये बात है, कंसेंट होगा तो कंपल्सरी नहीं है। तो इस वजह से अब सवाल ही है, यानी यूटी क्यों बना? क्योंकि अब मान लो कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या एक डिस्ट्रिक्ट ही तो है, तो चंडीगढ़ को राज्य कैसे बनाया जाएगा? तो आप कहोगे सर पंजाब में शामिल कर दो, हरियाणा में शामिल कर दो, लेकिन आप जानते हो, देख रहे हो पंजाब किसान, तो आप समझ ही सकते हो। अब पंजाब के किसान, इस बात अगर जरा सोच के देखो, हरियाणा के लोग भी कम नहीं है, बराबरी के लोग हैं। ये बच्चों, इसीलिए आप देखो जब मुंबई प्रांत का डिवीज़न हुआ, महाराष्ट्र गुजरात बन गया, तो गुजराती भाइयों ने कहा अब मुंबई किसकी होगी? मराठियों ने कहा आमची मुंबई, गुजरातियों ने कहा हमारी होगी। तो इस लफड़े को देखते हुए क्या किया गया, हमने गांधीनगर बनवा दिया, और उसके बाद गुजराती भाई सीधे थे, मान गए। लेकिन पंजाब और हरियाणा में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए चंडीगढ़ को यूटी बनाना पड़ा। यानी यूटी बनने का कारण हो सकता है कि राजनीतिक, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल भी यूटी बनने का एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हरियाणा पे दोनों के बात थे, दोनों के दावे थे, तो किसको किया दिया, चलो हमने चंडीगढ़ को क्या कर दिया, यूटी बना दिया। एक डिस्ट्रिक्ट कैसे स्टेट बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये बताओ, इसलिए बच्चों देखना है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद किसी भूभाग को किसी राज्य में मिला सकती है, कोई भूभाग बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, संसद के पास ये पावर तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो दिखता है वो पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए राज्य संविधान पढ़ने के लिए केवल आर्टिकल जरूरी नहीं होता बच्चों, पॉलिटिक्स भी जरूरी होती है। फिर देखो तो, और इस समय हरियाणा पंजाब दोनों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बात आ गई कि पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। दूसरा, सुरक्षा का भी, सिक्योरिटी में भी अनदर रीजन, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सुरक्षा के भी कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। अब सुरक्षा कारण क्या है, सिक्योरिटी रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे यहाँ से कितना दूर है, कोलकाता से 1200 नॉटिकल माइल है। अब लक्षद्वीप, आप सोचो लक्षद्वीप है, अब पता चला कि मालदीव के पास है, और अगर वहाँ हमने राज्य बना दिया और कोई मुख्यमंत्री ने सो कहा कि दूसरे राज्य से समझौता कर लिया, उनका चलो भाई को लेके भाग जाओ, एक लफड़ा पैदा हो जाएगा। यही व्यवहारिक कारण है कि कई बार सुरक्षा, सिक्योरिटी के इशू हो सकते हैं, कई बार कल्चरल, सांस्कृतिक, और कई बार अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो सकती हैं। सांस्कृतिक, कल्चरल फैक्टर का मतलब है अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियां रहती हैं। यहाँ सिक्योरिटी का भी कारण है, कल्चरल भी कारण है, तो दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियां हैं, और ऐसे भागों में आप दूसरे भाग के लोगों को बसा ही नहीं सकते। यह कल्चरल फैक्टर भी है, पॉपुलेशन तो कम है ही है। अब 4 लाख की आबादी में बच्चों क्या कौन सा स्टेट बना दोगे? अब 4 लाख की आबादी में कोई स्टेट होता है? और कई बार अंतर्राष्ट्रीय संधि का भी पार्ट हो सकता है। देखो बच्चों, यही भारत और चाइना में फर्क है। चाइना ने पहले समझौता कर लिया था कि अगर हांगकांग ब्रिटेन का पार्ट बन गया, ब्रिटेन के पहले हांगकांग पास था, ब्रिटेन के पास था, तो ब्रिटेन ने कहा था हांगकांग चाइना को दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है, चाइना को हांगकांग दिया जाएगा लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। चाइना ने समझौते तोड़ दिए, हमारा तरीका चाइना वाला नहीं है। वैसे ही हमारा जो आज का पुडुचेरी है वो फ्रांसीसी भाग है, पुडुचेरी है फ्रांस का भाग है। लेकिन और पुडुचेरी को आप देखो 3 तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, इधर यानी आंध्रा में भी है, यानी 3-3 राज्यों में पुडुचेरी फैला हुआ है। कई बार आपको अच्छा लगेगा यार इसको सब मिला के एक ही राज्य में कर दो, नहीं किया हमने।
क्योंकि हमने फ्रांस के साथ वादा कर लिया था दोस्तों, भारत वादा निभाने वाला देश है, इसलिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट के भी कारण फ्रांसीसियों ने कहा भाई हम देखो सब दे तो दे रहे हैं आपको ये पार्ट, लेकिन आप इनके लोगों कल्चर की बात को ध्यान रखोगे। हमने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो मेरे दोस्त, वचन दिया तो दिया, तो हिंदुस्तान ने दिल दिया है, जान भी देंगे। तो चाइना में थोड़े है, चाइना तो दोस्तों कुछ वादा करे कुछ कर देगा। तो हमने क्या किया कि ये सारा, इसका मतलब है पुडुचेरी को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण हमने ऐसा रखा है। तो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण हमने इस बात को, ये मध्य, तो इस कारण से केंद्र शासित क्षेत्र बनाया। अब सवाल है केंद्र शासित क्षेत्र में और राज्य में क्या फर्क है, और लफड़ा क्यों उत्पन्न हुआ बच्चों? लफड़ा क्यों उत्पन्न हुआ? देखो, जब हमने एक बार यूटी बना दिया, अब ये तय हुआ कि मान लो जैसे कि दिल्ली है, अच्छा दिल्ली तो स्पेशल कारण है, दिल्ली भी पॉलिटिकल कारण, लेकिन दिल्ली का स्पेशल कारण है। जैसे अमेरिका में भी जो वॉशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, कैपिटल है। दोस्तों मान लो दिल्ली, दिल्ली किसी राज्य में शामिल कर दोगे तो क्या होगा? दिल्ली के पुलिस पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। हमारे यहाँ संघ की प्राथमिकता है बच्चों, ये बात याद रखना। हमारे यहाँ संघ सरकार की प्राथमिकता मानी जाती है, राज्य की नहीं। इसका मतलब है मान लो संघ सूची में शिक्षा लिखा हुआ है, राज्य सूची में शिक्षा लिखा हुआ है, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हमेशा संघ लॉ को प्राथमिकता दी जाएगी, फेडरल लॉ को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब जरा सोच के देख लो, अगर दिल्ली को हमें राज्य बना देंगे तो फिर पुलिस पर नियंत्रण केजरीवाल का होगा। इसका मतलब होगा केजरीवाल सुरक्षा करेंगे पीएम का, तो पीएम केजरीवाल की सुरक्षा में रहे, ये संघीय ढांचे की खिलाफत है। और आप जानते हैं जब पीएम केजरीवाल की सुरक्षा में रहेंगे तो केजरीवाल कहेंगे पहले पीएम की हिरासत में ले लो। अब ये भी आप देखो, दिल्ली, दिल्ली का तो स्पेशल कारण है बच्चों, दिल्ली इंडिया कैपिटल है। अरे इंडिया कैपिटल है और यहाँ पे 130 देशों के दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, कैपिटल भी है, 130 देशों के दूतावास हैं, इसकी सुरक्षा बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। और सवाल है कि यहीं पार्लियामेंट है, तो अगर मान लो राज्य हो जाएगा तो राज्य अगर बना दोगे, जमीन राज्य के पास चली जाएगी। तो मान लो कल के लिए, अब अगर ये दिल्ली राज्य रहा होता तो मोदी जी केजरीवाल को चिट्ठी लिखते कि भाई हमें संसद बनाने के लिए जमीन चाहिए, और केजरीवाल कहते हैं ना हमें तो जमीन दूंगा नहीं। आप मंगल ग्रह पे संसद बना लो, लफड़ा होता कि नहीं? पार्लियामेंट मार्स पे कैसे बनेगी? तो ये लफड़े आए, ये समस्या आई। जिसे कहा भी जाता था, जैसे बात कही गई कि अपने आप में दिल्ली को राज्य बनाना संभव नहीं है बच्चों। कई बार पॉलिटिकल पार्टी ने आश्वासन दे दिया कि दिल्ली को हम स्टेट बना देंगे, व्यवहारिक रूप में संभव नहीं, आप याद रखो। क्योंकि संघ हमेशा, हम याद रखो, हमारे मेंस का सवाल भी आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव इन फेडरल सुप्रीमेसी, यानी संघ और राज्य के कानून आपस में टकराएंगे तो संघ को प्राथमिकता देंगे, तभी तो राष्ट्रीय एकता अखंडता रहेगी। और दिल्ली को राज्य बना दिया, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा, पार्लियामेंट तो संघ का है, अब पार्लियामेंट की सुरक्षा राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, कैसे होगा? तो दिल्ली तो स्पेशल कारण है। लेकिन अब ये हुआ भाई यूटी बन गया, तो लोगों का ठीक है भाई यूटी राज्य नहीं है, समझ गए हम। तो आप कहोगे सर राज्य और यूटी में क्या फर्क है? इस पर बताने से पहले हम ये भी आपको बता दें बच्चों, हमारे यहाँ संसदीय शासन भी है, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट तो ही है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये है कि अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है, डेमोक्रेसी ये कहती है, भाई देखो अगर यहाँ यूटी रहेगी, एक समस्या है, यूटी का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम से। यूटी का, दिल्ली का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सीधा मतलब पीएम, क्योंकि प्रेसिडेंट तो संवैधानिक है, पीएम उसका एडवाइस करता है। दिल्ली का हेड प्रेसिडेंट है, इसलिए आप सोचो ये जो दिल्ली में उपराज्यपाल हैं, ये तो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, हेड तो प्रेसिडेंट है, सारा प्रशासन प्रेसिडेंट के नाम से होता है, और उपराज्यपाल तो वहां केवल बस रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जरा यहाँ पे ध्यान रखने की बात है बच्चों, अगर उपराज्यपाल ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसा ना हो जाए कि भाई यूटी में भी, भाई यूटी में जनसंख्या तो रहती है और दिल्ली में तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि नॉर्थ ईस्ट में असम के राज्य के अलावा, और अगर नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों से ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, असम को छोड़ के। भाई असम की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, 2.5 करोड़ है। तो दिल्ली के पास पैसा भी है। अगर आप कहोगे राज्य बनाने के लिए ज्योग्राफी चाहिए, पैसा चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, दिल्ली के पास सब कुछ है, लेकिन दिल्ली का मामला स्पेशल है। तो ऐसा ना हो जाए, देखो जहाँ यूटी होगी वहाँ तो प्रेसिडेंट शासन करेंगे, इसका मतलब जहाँ यूटी होगी वहाँ विधायिका नहीं होगी। अब विधायिका नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो डेमोक्रेसी का मतलब माना जाता है बच्चों कि शासन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन से हो। डेमोक्रेसी में खास बात याद रखी जाती है कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा तभी तो डेमोक्रेसी होगी। अब अगर ऐसा देखें तो क्या हुआ कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा इसलिए डेमोक्रेसी होगी, तब विचार कैसा आया, फिर हमने क्या किया कि संविधान में संशोधन किया गया बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या किया, संविधान में संशोधन किया और आर्टिकल 239 ए जोड़ दिया। अब 239 ए से कहा गया अब किसी केंद्र शासित क्षेत्र में भी विधानसभा बनाई जा सकती है। इसका मतलब नाउ वी कैन मेक अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा किसी केंद्र शासित क्षेत्र में बनाई जा सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जा सकती है। अब बच्चों अगर विधानसभा किसी क्षेत्र में होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो पार्लियामेंट लॉ से तय करेगी, पार्लियामेंट लॉ बना देगी उसके लिए। इसीलिए पहली बार पुडुचेरी में 1963 में हमारे यहाँ विधानसभा बना दी गई। अब देखो बच्चों रटना नहीं, जहाँ विधानसभा होगी वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद। यानी विधानसभा क्यों, प्रशासन में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, और विधानसभा नहीं होगा, सीएम नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा। अब जहाँ सीएम मंत्री नहीं होगा, सारे आईएएस अधिकारी शासन करेंगे। तो बच्चों डेमोक्रेसी का तकाजा ये है, आईएएस अधिकारी के शासन के बजाय पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का शासन होना चाहिए। केवल आईएएस अधिकारी का शासन ना हो, शासन किसका होना चाहिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का। इसलिए ये बात बार बार कही गई कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली बना दो, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो वहाँ मंत्रिपरिषद भी आएगी, वहाँ मुख्यमंत्री भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा, लॉजिकल है। और मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद आएगा, जनता की इच्छा शासन होगा। तो पुडुचेरी में पहली बार बना, और ये बात याद रखने की है, यही बात दोस्तों, अब पुडुचेरी विधानसभा को कितनी पावर मिलेगी ये तय होगा पार्लियामेंट्री एक्ट से। बात ध्यान से सुनने की है, राज्यों को कितनी शक्ति मिलेगी ये तय होगा संविधान से। यानी बात ध्यान सुनना, यूटी इज सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी संघ सरकार के अधीन आता है, राज्य बराबर आता है। ममता दीदी को शक्तियां पार्लियामेंट्री एक्ट से नहीं मिलती, ममता दीदी को शक्तियां किससे मिलती हैं, ममता दीदी को शक्तियां मिलती हैं पार्लियामेंट्री एक्ट से नहीं, वो मिलती हैं संविधान से। लेकिन पुडुचेरी को शक्ति किससे मिलेगी, पार्लियामेंट्री एक्ट से। तो आप कहोगे सर पार्लियामेंट संविधान दे भी सकती है, ले भी सकती है, सच बात है। इसका मतलब है पुडुचेरी, ममता दीदी और मोदी जी बराबर हैं, पुडुचेरी नीचे है। ये खास बात है। इसलिए और फिर उसके लिए क्या किया गया, फिर दिल्ली में भी कहा गया भाई देखो अगर पुडुचेरी विधानसभा बन गई तो 239 डबल ए एक नया संविधान 69 संविधान संशोधन हुआ, और 69 संविधान संशोधन से कहा गया कि अब दिल्ली में भी यूटी बनेगी, सॉरी दिल्ली में भी ये किया गया, यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए भी अलग प्रावधान होगा एनसीटी के लिए। यानी दिल्ली क्या है, ये केवल यूटी नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है।
इसलिए दोस्तों इस यूटी पर, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पे बड़े लोगों का हमला होता है। जो देखो पंजाब की सांधेरी भागे आ रहा है, कर्नाटक से कह रहे हैं चलो दिल्ली, नेताजी ने भी कहा चलो दिल्ली, हमने कहा ज्यादा लोग दिल्ली मत आओ, सब लोगों ने दिल्ली में जाम लगा रखा है, जिसको देखो दिल्ली भागा जा रहा है यार। अरे चलो पटना, चलो लखनऊ, चलो भोपाल, लेकिन अब जानते हो दिल्ली कैपिटल है तो देखो जो देखो दिल्ली भागा रहा है। इसलिए बच्चों ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, और यहाँ भी अब ये हुआ कि विधानसभा बनेगी, विधानसभा बनेगी तो मंत्रिपरिषद आएगा, मंत्रिपरिषद आएगा तो मुख्यमंत्री आएगा। अब सवाल है, लेकिन आप जानते हो बच्चों पुडुचेरी के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया। पुडुचेरी के बारे में तो ये लिखा गया 239A से भाई वहां किसी भी यूटी में विधानसभा बना दी जाएगी, पुडुचेरी बना दी गई। दिल्ली का मामला अलग था, दिल्ली के लिए बाकायदा 69th अमेंडमेंट से ये बाकायदा लिखा गया, 69th अमेंडमेंट से बाकायदा लिखा गया दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में उसके संविधान में 239AA से उसके संविधान में लिखा गया भाई दिल्ली को क्या मिलेगा। अब दिल्ली में 269 यानी डबल ए से क्या हुआ, 239AA से या 69th अमेंडमेंट से दिल्ली को क्या मिला बच्चों। तो आप देखोगे कि 239AA से दिल्ली को मिला क्या। अब एनसीटी यानी दिल्ली को क्या मिला, तो दिल्ली को मिला पहला कि अब दिल्ली की विधानसभा होगी, अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट होगी, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और आप जानते हो बच्चों अगर किसी की लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा अपने आप हो जाएगा। इसलिए जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली भी, दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन अब राज्यसभा में होने लगा, दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होने लगा। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल बनेगी, और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी तो मुख्यमंत्री भी बनेगा, तो सीएम भी बनेगा। तो दिल्ली में विधानसभा आ गई, मंत्रिपरिषद आ गया और सीएम आ गया, विधानसभा भी आ गई, मंत्रिपरिषद आ गया, सीएम आ गया। तो अब सवाल है कि विधानसभा जब बन गई अब सवाल है कि क्या क्या काम उसको मिलेगा, विधानसभा को मिलेगा क्या। और आप जानते हो सभी चीजें संविधान से तो नहीं बताई जा सकती, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री एक्ट आना जरूरी था, पार्लियामेंट्री एक्ट आया भी। इसलिए बच्चों एनसीटी एक्ट अलग से भी आया, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया। लेकिन संविधान ने क्या दिया है, आप कहोगे सर ये बताओ ये तो राज्य ही हो गया। आप कहोगे सर ये बताओ 239AA में दिल्ली में भी राज्य है, दिल्ली में विधानसभा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा, तो दिल्ली से इक्वल टू उत्तर प्रदेश नहीं बच्चों, ये फिर आप ध्यान रखने की बात है। 239AA में अमेंडमेंट करके ये शक्तियां संसद ने दी हैं, और संसद जब चाहे ले भी सकता है, ऐसा 239AA में है। और दूसरी बात 239AA में कहा गया है, इसलिए आप देखोगे भाई राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रधान है। दिल्ली में तो राष्ट्रपति का ही प्रभाव होता है दिल्ली में। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों एलजी जो है दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ लेफ्टिनेंट यानी आधा गवर्नर है, पूरा गवर्नर नहीं है। लेफ्टिनेंट को हटा दिए तो गवर्नर हो जाएगा, और गवर्नर हो जाएगा दिल्ली स्टेट हो जाएगा, दिल्ली स्टेट हो जाएगा तो उसको शक्तियां संविधान से मिलेंगे। और केजरीवाल को यही समस्या है, केजरीवाल कहते हैं भाई देखो अब तो मैं पीएम बनूंगा, अब किसी के अंदर नहीं रहूंगा। इसलिए केजरीवाल ने पंजाब का चुनाव जीता, पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल ही तो है। आप कहोगे भगवंत मान, अरे नहीं बच्चों, भगवंत मान कौन होते हैं। पंजाब में तो कहा जाता है आफ्टर 8 PM नो सीएम, कुछ लोग कहते नहीं आफ्टर 8 PM नहीं, आफ्टर 8 AM नो सीएम। इसीलिए इस 239AA में लिखा गया ठीक है मंत्रिपरिषद होगी, विधानसभा होगी, लेकिन इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए दिल्ली राज्य हो गया। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली है केंद्र शासित क्षेत्र, क्योंकि दिल्ली संघ पे निर्भर है, और दिल्ली को शक्तियां संसद देगी और शक्तियां संसद हटा भी सकती है। इसीलिए संविधान में कह दिया गया कि विधानसभा को है, विधानसभा बना दी गई तो विधानसभा काम है विधि का निर्माण करना। अब विधानसभा बना दी गई तो विधानसभा को क्या दिया जाए,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिए गए। विधानसभा को क्या दिया गया? राज्य सूची के विषय दिए गए, लेकिन इसको लैंड नहीं दिया गया। भूमि और पुलिस, दिल्ली को न तो लैंड दिया गया, न पुलिस दिया गया, और न ही लॉ की व्यवस्था दी गई, पब्लिक ऑर्डर। तो बाकायदा 2390 से कह दिया गया कि दिल्ली को राज्य के सारे विषय मिलेंगे। अब आपको दोस्तों इसीलिए दिल्ली देखिए यूटी है। क्या आप किसी राज्य में कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पास पुलिस न हो, मुख्यमंत्री के पास अपनी जमीन न हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर किस बात का मुख्यमंत्री? लेकिन यहाँ पब्लिक ऑर्डर पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण रहेगा, भूमि पर शहरी विकास मंत्रालय, और दिल्ली की पुलिस सीधे अमित शाह के कंट्रोल में है। इसे दिल्ली पुलिस का बॉस है अमित शाह, दिल्ली पुलिस के लोक व्यवस्था के बॉस है अमित शाह, भूमि के मालिक हैं शहरी विकास मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी। यानी केजरीवाल इन सब के मालिक नहीं है। तो केजरीवाल की जो सुरक्षा करता है वो भी अमित शाह के चेले हैं। कई बार केजरीवाल डर जाते हैं, कहा यार ये कौन सी बात है, मुख्यमंत्री मैं। आप जानते थे पॉलिटिशियन बड़ा होशियार होता है, पॉलिटिशियन बड़ा होशियार होगा। पॉलिटिशियन कहेगा, अब आम जनता से कहे भाई और बहनों देखो, उसको पता होता है आम जनता तो पॉलिटी पढ़ती नहीं। अब आम जनता को लगता है यार केजरीवाल भी मुख्यमंत्री, योगी भी मुख्यमंत्री, अब देखो योगी को कितना पावर दिया गया, केजरीवाल को कम दिया गया है, ऐसा कैसे हो रहा है? यही हमारे केजरीवाल जी कहते भी है। कारण ये है बच्चों कि पॉलिटिक्स में जनता की भावनाएं आगे बढ़ाई जाती हैं। चुनाव जीतने के लिए पॉलिटी पढ़ना जरूरी नहीं है, याद रखना। चुनाव जीतने के लिए तो आपको जनता के बरगलाना पड़ेगा, भाई और बहनें देखो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें शक्तियां नहीं दी जा रही हैं, हमें शक्तियां छीनी जा रही हैं। अरे भाई केजरीवाल तो पॉलिटी पढ़ के ही परीक्षा पास किए हुए हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके अलावा शक्ति क्या? उसके अलावा भी तो भाई सब चीज संविधान में लिख रही है, शक्ति संविधान ने कह दिया, इतनी बात तुम नहीं दे रहे हैं। इसीलिए दिल्ली यूटी है। और दूसरी बात ये भी कह दी कि अब उसके बाद क्या बना? संसद ने विधि का निर्माण कर दिया, एनसीटी एक्ट बना। एनसीटी एक्ट बन गया, और वो एनसीटी एक्ट आया 1992 में। और एनसीटी एक्ट से तय कर दिया गया कि दिल्ली को क्या क्या मिलेगा। इस एनसीटी एक्ट में कह दिया गया कि दिल्ली के प्रशासन के लिए काम बांट दिए गए कि मोदी जी को क्या मिलेगा, यूनियन गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, और दिल्ली को क्या मिलेगा, केजरीवाल जी को क्या मिलेगा। तो संघ को मिलेगा, यानी यहाँ पे डीए डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण, तो डीडीए संघ को मिलेगा। और स्वाभाविक रूप में डीडीए किसके पास में होगा? संघ के पास में होगा। दूसरी बात है डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम, डीटीसी किसके पास होगी? दिल्ली के पास होगी। जल बोर्ड किसके पास होगा? दिल्ली परिवहन निगम, इनके पास होगा। जल बोर्ड किसके पास होगा? वाटर, बिजली, यानी दिल्ली जल बोर्ड, यानी वाटर का मामला दिल्ली सरकार के पास। दूसरा हेल्थ, हेल्थ में रहेगा लेकिन वो एम्स नहीं होगा, उसमें जो उनके लोकल हॉस्पिटल है वो हेल्थ भी दिल्ली को मिला है, लेकिन एम्स किसके पास होगा? संघ के पास है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स तो संघ के पास होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय संघ के पास है, डीयू जेएनयू। दिल्ली विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी संघ के पास है। और इनको क्या मिलेगा? हेल्थ मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? एजुकेशन, शिक्षा। इनको मिलेगा शिक्षा। अब देखोगे अभी काम का डिवीजन कर दिया गया है, बिल्कुल। अब ये बात तो सच है। देखो दोस्तों, काम के डिवीजन में थोड़ा लफड़ा तो होता है, कई बार विवाद हो जाता है।
लेकिन काम का डिवीज़न बाकायदा किया गया है। अब सवाल है, अगर काम का डिवीज़न किया गया है, अधिकारियों का डिवीज़न भी होना चाहिए। इसका मतलब इनको जो अधिकारी बनाएंगे वो संघ द्वारा नियुक्त होंगे, जो दिल्ली के अधिकारी बनेंगे। और इसलिए कहा गया कि दिल्ली में यूटी क्यों बनाया गया, कम से कम शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब के प्रशासन में अब रिप्रेजेंटेटिव होंगे, विधायक होंगे। तो विधायक होंगे तो जनता की भावनाओं को आगे रखेंगे, जनता की इच्छा शासन होगा, ऐसा किया गया। अब ये सब डिवीज़न है, इसलिए अब देखो बच्चों, उसके बाद भी दिल्ली और संघ के बीच झगड़ा क्यों मचा हुआ है। आप याद रखना, चाहे दिल्ली बंगाल के बीच झगड़ा हो, चाहे दिल्ली दिल्ली और संघ के बीच झगड़ा हो, झगड़े का मूल कारण तो राजनीतिक है। बाकी कोई बहाना ढूंढ लिया जाएगा झगड़े का, झगड़े का मूल कारण है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम पीएम बन जाए और जो पीएम बना हो क्यों छोड़ना चाहेगा। अन्यथा दोस्तों, लॉ की बात करो, संविधान की बात करो, संविधान झगड़े की बात ही नहीं करता। संविधान कहता है सहयोग, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन हमारे यहाँ अब सवाल है, मुख्यमंत्री का पद एक ही है, पीएम का पद एक ही है, और कौन नहीं बनना चाहेगा पीएम। आप कहोगे बच्चों, जब इतनी क्लियर कट डिवीजन है तो इसमें लफड़ा क्यों मचा रहता है। लफड़ा मचेगा ही मचेगा भाई। लफड़ा कर, पॉलिटिशियन का मतलब लफड़ा करना। लफड़ा नहीं होगा तो न्यूज में नहीं आएंगे, न्यूज में नहीं आएंगे तो जनता कैसे सोचेगी हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम करने वाले लोगों को प्रकाश में आने की आवश्यकता थोड़ी होती है। अरे भाई, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बार बार ये थोड़ी कहते हैं तुम्हारे लिए इतना कर दिया, तुम्हारे लिए इतना कर दिया। नेता देखो गला फाड़ के चिल्लाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी झगड़ा क्या मचा हुआ है। अभी झगड़ा इस बात का मचा हुआ है कि केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट में संशोधन कर दिया, और केंद्र सरकार कहना है कि भाई देखिए, हम अधिकारियों के नियुक्ति और ट्रांसफर काम दिल्ली संघ सरकार करेगी। यानी इनके यहाँ भी अधिकारियों का नियुक्ति ट्रांसफर हम करेंगे, और यहाँ भी अधिकारियों का नियुक्ति ट्रांसफर हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। अब इसी बात पे बड़े मतभेद हुए। अभी कहा गया कि भाई आप बताओ, अब सरकार क्या बनने का मतलब है। मुख्यमंत्री गर्व है, एलजी को महत्व क्यों दिया जा रहा है। और हकीकत की बात है, देखो दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई कि दिल्ली और संघ के बीच जो भी झगड़ा हो, साहिब आप कहोगे सर समाधान क्या है, कॉपरेशन, सबका साथ। अरे भाई, अरे जरा सोच के देखो दोस्तों, कई बार तो समझ में नहीं आता। हमारे विकास के लिए मोदी जी कह रहे हैं, हम आपका विकास कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं, हम आपका विकास कर रहे हैं। पार्षद कह रहा है, हम आपका विकास, तब भी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। कमाल की बात है, ये तो कमाल की घटना है। ये तो भारत में गजब होता ही है। इसलिए हकीकत की बात यह है बच्चों कि देखो, हकीकत की बात यह है कि झगड़े की बात नहीं, सहयोग होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहोगे सर ये बताओ, आज जो मैटर है सर्विस का मैटर है, तो सर्विस का मैटर किसको दिया जाए। आखिर में क्या निर्वाचित सरकार को अपने अधिकारियों को अपॉइंट करने, ट्रांसफर करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे होनी चाहिए। देखो दोस्तों, उत्तरदायी सरकार की बात है। अब मान लो कि अगर मंत्री के नीचे जो अधिकारी है, बात ऐसे समझो, मंत्री के नीचे जो अधिकारी है उस पर मंत्री का नियंत्रण नहीं होगा, तो मंत्री किस बात का, अधिकारी सुनेगा ही नहीं उसकी। इसे कहा भी जाता है कि संसदीय शासन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उत्तरदायित्व की 3 कड़ी होती है। उत्तरदायित्व का मतलब पहला, जो अधिकारी होगा उत्तरदायी होगा मंत्री के प्रति। यानी हमारे यहाँ अगर अब जरा सोच के देख लो, अब शिक्षा सचिव जो है शिक्षा मंत्री की सुने ही नहीं, तिशी है और उनका सचिव, उनकी बात सुनेगा ही नहीं, शासन नहीं चल पाएगा। उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी टूटेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में पहला उत्तरदायित्व का चेन है कि अधिकारी उत्तरदायित्व होना चाहिए मंत्री के प्रति, मंत्री होना चाहिए विधायिका के प्रति, और विधायक होना चाहिए जनता के प्रति। ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूरोक्रेट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्टर्स, ministers should be responsible toward the assembly people of assembly should be responsible toward the people। ये ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो निष्कर्ष तो इतना ही है। लेकिन झगड़े की बात तो चलती रहती है। और फिर इसी बात पे ये भी आपको बता दें कि दिल्ली और यूटी में क्या फर्क है, यानी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में क्या फर्क है। तो दोस्तों, फर्क तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टेट का मामला अलग है, यूटी का मामला अलग है।
देखो स्टेट का मामला अलग है, यूटी का मामला अलग है। स्टेट का मतलब है जो संघ के समकक्ष होता है, हैविंग इक्वल पावर विथ यूनियन, कोऑर्डिनेट विथ यूनियन। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट विथ यूनियन होता है। लेकिन यूटी क्या है? संघ के अधीन होता है। सबऑर्डिनेट टू यूनियन। ये संघ के अधीन होता है, ये संघ के समकक्ष होता है। इसलिए राज्य को संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। दे डिराइविंग पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। डिराइव पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। सातवीं अनुसूची में यही बात है। का मतलब है सातवीं अनुसूची से सीधे शक्तियां प्राप्त करती हैं। लेकिन यहाँ पे है, ये क्या करते हैं? इन्हें शक्तियां संसद से मिलती हैं, इन्हें संसद से शक्तियां प्राप्त होती हैं। दे आर गेटिंग पावर थ्रू पार्लियामेंट। दे आर गेटिंग पावर थ्रू पार्लियामेंट, इन्हें संसद से शक्तियां प्राप्त होती हैं। और तीसरी बात खास तौर पे देखेंगे, इन्हें संसद से शक्तियां प्राप्त हैं, ये संघ के अधीन है। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इतना ही नहीं है, राज्य राज्य संघ के समकक्ष होता है, राज्य संघ के बिल्कुल कोऑर्डिनेट होता है। और ये भी अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है कि राज्य की शक्तियों को बदलने के लिए संविधान संशोधन चाहिए। राज्य की शक्तियां संविधान संशोधन से कम की जाएंगी। Even their power can be reduced by the constitutional amendment. The power of UT can be only reduced through constitutional amendment. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनकी पावर कम की जाएगी, लेकिन यहाँ संसद से शक्तियां कम की जा सकती हैं। संसद से शक्ति दी जा सकती है, संसद से शक्ति छीनी जा सकती है। इवन Parliament can reduce the power of UT. Parliament can reduce the power of UT. तो ये दोनों में अंतर होता है। इसलिए अब आप देखोगे राज्य का हेड राज्यपाल होता है और यूटी का हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो दोनों फर्क है। इसका मतलब है किसी यूटी में विधानसभा बना देने से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देने से वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाती है, बट वो फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता। तो सच मान लो भारत में इसीलिए एकात्मक का भी लक्षण है, क्योंकि यूटी और यूनियन के बीच का रिलेशन कैसा है? एकात्मक। और हमारे यहाँ कई यूटी ऐसे हैं। दिल्ली तो अपना ऐसा यूटी है जहाँ हाई कोर्ट भी है। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ का नहीं है। और हमारे यहाँ तो कई ऐसे यूटी हैं जो बड़े छोटे हैं। दिल्ली तो बड़े यूटी में आता है। और आज की डेट में अभी तो कश्मीर भी यूटी बन गया है, लद्दाख भी यूटी बन गया है। इसलिए आपने देखा हो दोस्तों, अब इसे करंट अफेयर की बात को जोड़ के देखो कि लद्दाख के लोग अपने राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं? यूटी तो वही है। अगर इस बात करंट अफेयर की बात को जोड़ के देखो कि लद्दाख के लोग अपने लिए राज्य की मांग क्यों करें, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि लद्दाख के लोग अगर राज्य की बात कर देंगे तो याद रखो भाई, यूटी को पावर देना किसका जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की। अब लेकिन ये भी आप देखो कि लद्दाख में क्या इतनी पॉपुलेशन है, फाइनेंस है, आज भी लद्दाख का पूरा तो सपोर्ट यूएन गवर्नमेंट से जाता है।
तो लद्दाख के पास ये समस्या है, लेकिन फिर भी लद्दाख सोचता है कि हमारा अपना सीएम हो जाए, स्टेट होंगे तो अपनी विधायिका हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी, सीएम हो जाएगा, तो वो यूनियन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसको डर है कहीं, क्योंकि अगर लॉ बनाने की शक्ति संसद में है तो कल संसद ये कह सकती है कि लद्दाख में बाहर के लोग ही बसेंगे, तो लद्दाख के लोगों को इस बात पे थोड़ी आपत्ति है। इसीलिए यूटी के कंपेरिजन, भाई यूटी का मतलब क्या है, सब इंस्पेक्टर, और राज्य का मतलब क्या, पुलिस कप्तान। तो स्वाभाविक रूप में आदमी पुलिस कप्तान ही बनना चाहेगा, राज्य क्यों बनना, सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री, आप समझ सकते हो, मुख्यमंत्री का मतलब है राज्य का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अपने जलवे होते हैं। और जबकि यूटी का जो हेड होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अब वहाँ विधायक नहीं होंगे, और आप जानते हो कि डेमोक्रेसी में विधायक ना हो कैसी बात बनेगी? भाई जब तक एमएलए नहीं होगा, एमएलए साहब नहीं होंगे तो मामला कैसे बनेगा? इसलिए ऐसे लफड़े आते रहते हैं। तो अगर सिद्धांत आपको पता है तो करंट अफेयर की बात भी उससे आप जोड़ सकते हो। बेसिक हमें स्पष्ट होना चाहिए, बात अपने आप जुड़ जाएगी। आपको अगर सर लद्दाख के लिए कोई और भी ऑप्शन बनता है क्या? अगर राज्य न दिया जाए तो क्या और ऑप्शन हो सकता है, आगे चल के आपको बता देंगे। एक ऑप्शन होता है, सब हो सकता है सिक्स शेड्यूल। एक और ऑप्शन हो सकता है छठी अनुसूची। तो आपको अगर सर छठी अनुसूची क्या है, तो जरा इसी बात को हम देख लेते हैं कि फिर सिक्स शेड्यूल क्या है। एक और भी ऑप्शन दिया जा सकता है। देखो बच्चों, हमारे संघ को कहा जाता है, इसलिए अमेरिकन अमेरिकन फेडरलिज्म से फिर हमारा फेडरलिज्म अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी अलग अलग विशेषताएं हैं। अब हम जरा देखें, आपको सिक्स शेड्यूल क्या है सर, तो आप याद रखना, हमारे संविधान में हमारे संघवाद को कहा जाता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। हमारा संघवाद केवल सहकारी ही नहीं है, बल्कि एसिमेट्रिक है। अब एसिमेट्रिक को कह लो कि विषम, कई बार असममित कहा जाता है। इसी एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का पार्ट है पांचवी सूची, छठी सूची। जरा मैं आपको छठी सूची यहाँ बता दूं, और पांचवी सूची यहाँ बता सकते हैं, पंचायती राज के साथ भी बता सकते हैं, जैसा आप कहोगे। लेकिन आप कहोगे सर सिक्स शेड्यूल, अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल दे दिया जाए तो क्या सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम? तो बच्चों देखो, अभी तक हमारे विषम का मतलब होता है हर राज्यों को की जैसी पावर नहीं प्राप्त है। यानी आप समझ लो, नागालैंड को ज़्यादा ऑटोनॉमी है यूपी की तुलना में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कश्मीर में जब 370 था तो वहाँ का अपना संविधान ही था, वो भी विषम संघवाद का एग्जाम्पल था। अब वो नहीं है। लेकिन आज के डेट में विषम संघवाद का एग्जाम्पल क्या है? छठी अनुसूची, सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। क्यों? और अभी सिक्स शेड्यूल में कौन है? आसाम, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। फोर स्टेट आर देयर इन सिक्स शेड्यूल। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चार जो राज्य हैं सिक्स शेड्यूल में। यानी मणिपुर नहीं है। वैसे कई बार मणिपुर भी मांग करता है हमें सिक्स शेड्यूल में रखा जाए। आपको सर सिक्स शेड्यूल में ऐसी खास बात क्या है कि इन्हें बड़ा अधिकार मिल जाता है? तो सिक्स शेड्यूल में जो खास बात है, इस सिक्स शेड्यूल में क्या होगा कि भाई विधानसभा तो रहेगी, तो राज्य ही हैं, चारों राज्य हैं, आज की डेट में स्टेट है। और संयोग की बात है, असम के बाद इन सबको पहले यूटी बनाया गया था, फिर यूटी से प्रमोट होकर स्टेट बने। इसका मतलब हमारे यहाँ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पहले यूटी लोग बनते हैं, यूटी से अपना प्रमोशन करवा लेते हैं। ये सब इंस्पेक्टर साहब भी सोच रहे हैं कि पुलिस कप्तान बन जाए, वह ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप छठी सूची में खास बात क्या होती है, यहाँ भाई विधानसभा तो रहेगी ही, भाई राज्य है तो विधानसभा रहेगी, मंत्रिपरिषद रहेगा, असेंबली तो रहेगी ही, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली तो रहेगी। उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद परिषदें होंगी, या जनपद स्वायत्त परिषदें, इसके जनपद स्वायत्त परिषदें होंगी। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल होगा। अब डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल का मतलब जानते हो बच्चों, एक तरीके से
ये जनपद के स्तर पर करने वाली विधायिका होगी विधानसभा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में नॉर्मली इसमें मेंबर होते हैं 30 सदस्य होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल के 30 सदस्य आम लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, देर इलेक्टेड। अब इलेक्टेड गांव के लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा ये इलेक्टेड होंगे। इसका मतलब है 6 शेड्यूल में क्या होता है कि शासन का और ज़्यादा विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो विधानसभा के लोग तो कैपिटल में बैठते हैं, तो विधानसभा के लोगों कैपिटल में बैठते हैं, तो ये कैपिटल से तो आम लोगों की दूरी है। तो जनपद स्वायत्त परिषद बन गई, इसमें 30 मेंबर हो जाएंगे और 30 लोग यानी बाकायदा उसमें गवर्नर का नॉमिनेशन भी होता है, और ये 30 लोग बाकायदा अपने लिए क्या करेंगे, ये अब जनपद परिषद, जनपद स्वायत्त परिषद क्या करेगी, ये स्थानीय क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण करेगी, लॉ मेकिंग करेगी। आप कहेंगे सही, कमाल की बात है, विधायिका नहीं करेगी? ये विधायिका भी तो करेगी ही, लेकिन इनको भी लॉ मेकिंग के पावर दी गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये प्रशासन भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इनको है। इसके बाद इनके पास इनको न्यायिक शक्तियां भी हैं, इनके पास वित्तीय शक्तियां भी हैं। तो इनके पास लॉ मेकिंग है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फिर इनके पास जुडिशियल पावर है, फिर इनके पास फाइनेंशियल पावर भी है, टैक्स लगाना है, टैक्स वसूलना। अब जरा सोच के देखो, यहाँ जनपद स्वायत्त पर फिर आप कहोगे सर फिर विधानसभा का काम क्या होता है? एक बात ध्यान देने की है कि जनपद स्वायत्त परिषदों को जो काम दिया गया है वो विषय बड़े इंटरेस्टिंग है। वो विषय कौन से हैं? जो स्थानीय महत्व के हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जिन पर ये विधि का निर्माण करेंगे? ये बिल्कुल लोकल इंपॉर्टेंस के हैं। और विषय कौन से होंगे? आप जानते हो जैसे कि वहाँ पे मैरिज, शादी, और शादी विवाह, यानी शादी विवाह उत्तराधिकार, यानी मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन, इन सब संबंध में विधि का निर्माण कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि दोस्तों जनजाति, क्योंकि 6 शेड्यूल कहाँ बना गया है? 6 शेड्यूल कहा जाता है ट्राइबल एरिया, इसे कहा जाता है जनजातीय क्षेत्र। और 6 शेड्यूल कहाँ पे है? जहाँ जनजातियों की आबादी लगभग 80% ज़्यादा है। इन चारों राज्यों में, असम के अलावा, असम में तो जनजातियों की आबादी लगभग 50% है, बाकी सब राज्यों में 80%, 90%। हाँ, पूरा ट्राइबल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और आप देखते हो इसीलिए उत्तराखंड ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है उसमें ट्राइबल्स को बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके जहाँ शादी विवाह की परंपराएं अलग होती हैं। तो उस पर उसको तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल विधि बनाएगा, विधानसभा नहीं। ये विधानसभा बाकी विषयों पर विधि का निर्माण करेगी। दूसरा है इनका है लैंड, भूमि। आप जानते हो जनजातियों की भूमि का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड। उसके बाद क्या है, यानी साहूकारी व्यवस्था, यानी जो उधार देने का सिस्टम है, लैंडिंग, जो लैंडिंग का सिस्टम है। उसके बाद है जो माइनर फॉरेस्ट रिजर्व है, जो अल्प वन्य उत्पाद है। जो माइनर फॉरेस्ट रिजर्व है जैसे तेंदुपत्ता, बैम्बूस, उसमें क्या होता है, उन सब बाप, यानी कुल मिला के शेड्यूल ट्राइब को ये अधिकार दिया गया है माइनर फॉरेस्ट रिजर्व में, यहाँ तक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मानी कोई नशीला पदार्थ का बिक्री करना है, नहीं करना है, इन मामलों में शादी विवाह करना है, और यहाँ तक कि आपराधिक विधियों, क्रिमिनल लॉ का निर्माण, इनकी सामाजिक परंपराएं। इसलिए आप देखोगे जनजातीय क्षेत्रों में चले जल्दी टूरिज्म में नहीं आते, अरे जनजातीय क्षेत्रों ने एक तीर मारा, लुढ़क गए। क्योंकि अगर ये किसी को मार दे कोई अपराध नहीं होगा, हम उनको मार दे अपराध होगा। यानी इनके यहाँ तो हमारा आईपीसी सीआरपीसी का भी कानून नहीं चलता बच्चों, ये सिविल कोड तो छोड़ दो, ये स्वायत्तता हमने संविधान से दे रखी है। तो लद्दाख वाले क्या सोच रहे हैं कि जब ये कानून हमें मिल जाएगा तो उनकी जमीन पे अपने आप उनका कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ की विधानसभा इन विषयों पर कोई कानून नहीं बनाएगी, इन विषयों पर प्रशासन कानून बनाने की शक्ति डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल के पास होगी।
कहीं विशेष स्वायत्ता है। इसे कहा भी जाता है कई बार छठी से जो सिक्स शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भीतर का संविधान कहा जाता है। और आप कहोगे इतना ही है सर, इतना ही नहीं है बच्चों, इसके अलावा तो ये भी है परंपराएं। इनकी परंपराएं क्या है, प्रथाएं क्या है, ये सब जनजाति समुदाय अपने तरीके से तय करता है। और आप देखोगे इसके अलावा है, इन छठी अनुसूची पर राज्यपाल को विशेष शक्ति दी गई है। यहाँ कोई भी संसद या विधानसभा के द्वारा निर्मित विधि संसद या विधानसभा द्वारा निर्मित विधि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू होगी। संसद या विधानसभा के द्वारा निर्मित विधि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू होगी। इवन नो लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और असेंबली कैन बी enforce or can be implemented in schedule without the prior permission of governor। यहाँ राज्यपाल को विशेष शक्ति दी गई है। तो आप जरा सोच के देख लो, संसद के द्वारा निर्मित विधि एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और असेंबली कैन नॉट बी इनेक्टेड इन दीज एरियाज विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नर। तो अब आप इसलिए, और इसमें कोई संशोधन की बात है तो ये तो संसद के पास है। इसलिए आप देखोगे कि वहाँ जनजाति समुदाय सारा काम करता है, क्योंकि आप देखो जनजाति समुदाय के विवाह के नियम सब अलग होते हैं, उनके लैंड कानून सब अलग है, कॉमन लैंड उनकी है। इसलिए अगर आप इस जनजाति क्षेत्र में चले जाओ, सिक्स शेड्यूल में चले जाओ, तो वो ऑटोनॉमी तो आपको बहुत ज़्यादा दी है। ऐसा यूपी बिहार को ऑटोनॉमी नहीं है जो असम के लोगों को है। आप कहोगे सर क्या हर स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस, सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल बनेगा? असम में तो नहीं है, क्योंकि असम में 50% आबादी नॉन ट्राइबल्स की है। लेकिन जहाँ ट्राइबल की पॉपुलेशन है वहाँ ऐसा है, ट्राइबल की ज़मीन कोई बाहर का आदमी खरीद नहीं सकता। आप जानते हो आजकल विकास की बात है, तो विकास के नाम पे, हाईवे के नाम पर लैंड एक्वायर किया जाता है, सिक्स शेड्यूल में नहीं हो सकता। इसीलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी सिक्स शेड्यूल का ये दर्जा मिल जाए, उनको भी ऐसे संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे। वैसे लद्दाख हिल काउंसिल का निर्माण किया जा चुका है पहले, उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे पावर दिए गए हैं जो सिक्स शेड्यूल जैसा है, लेकिन उन्हें और पावर चाहिए, इसीलिए सिक्स शेड्यूल की बात की गई है। अब जरा बच्चों को सवाल पूछ लो, उसके बाद फिर कल आपको पढ़ के आना है वित्त आयोग क्या है। संघवाद में जरा वित्त आयोग चर्चा में है, फिर हम उस बात पर मुद्दा बढ़ाएंगे। अब आप सवाल पूछ सकते हो। एक मिनट, ऑन कर दो। सिक्स इसे वेस्ट काजल है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या है? काजल संसदीय शासन को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहते हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड का जो संसद है वो जिस जगह पे स्थित है उसका नाम है वेस्ट मिनिस्टर। वेस्ट मिनिस्टर जगह का नाम है, इसे संसदीय लोकतंत्र का मतलब है वेस्ट मिनिस्टर। अच्छा, प्रेजेंट में कौन से प्रेजेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। अरे भाई देखो, यूटी में काउंसिल तो हो ही नहीं सकती, काउंसिल तो 6 राज्यों में है, काउंसिल राज्यों में है, वहाँ असेंबली है। ये बात याद रखना। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है? ये तो बता दो, 4 स्टेट है। सिक्स शेड्यूल में कौन से स्टेट हैं मेरे बच्चों? 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस के मेंबर कौन इलेक्ट करता है? आम जनता। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल के मेंबर आम जनता इलेक्ट करती है। और आप देखोगे पुडुचेरी और दिल्ली में एलजी क्यों है? क्योंकि यूटी है। अगर स्टेट होता तो वहाँ गवर्नर होता। इसी वजह 56 के पहले दिल्ली स्टेट था क्या? अरे नहीं बच्चों, दिल्ली अपने आप में कैपिटल ही था, राजधानी ही था।
असम, त्रिपुरा, मेघालय क्यों छठी सूची में? सर एमसीडी और एनडीएमसी। तो देखो बच्चों, एमसीडी जो आती है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। दिल्ली में एमसीडी किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो जब यहाँ दिल्ली में एमसीडी, एनडीएमसी, एडीसी में पंचायती राज लाना उचित होगा। अच्छा देखो, पंचायती राज लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंचायती राज से ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला हुआ है। आप अगर पंचायती राज आके पढ़ेंगे कि दे आर एंजॉइंग मोर ऑटोनॉमी देन द पंचायती राज। किसी बच्चे ने पूछा है कि वहाँ अन्य लोगों के राज्यों के फंडामेंटल राइट क्या होंगे, तो बच्चों देखो, जनजातीय लोगों की स्थिति खराब है, उनका उत्थान करना है, इसलिए वहाँ और लोगों के फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। धीरज ने कहा सिलेबस कब तक? धीरज, अरे जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है संसद विधानसभा द्वारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आप व्यवहार में जानते हो बच्चों, राज्यपाल वही करता है जो पीएम करता है, बोलेगा। जनजाति जिले अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल, जनजाति समुदाय के लोग बाकायदा कानून बनाते हैं अपने हिसाब से, हो काउंसिल है वहाँ पे। और जेबीपी, अरे जेबीपी का मतलब है उनका काम था बच्चों कि भारत में राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पे हो या न हो, और जेबीपी कमेटी ने कहा था नहीं हो। दिल्ली को यूटी ही बनाकर क्यों रखना है? बच्चों देखो, अब शरीर ने पूछा है, मैंने कारण बता दिया है कि यूटी बनाकर रखना है क्योंकि कैपिटल है बच्चे। क्या विधानसभा छठी अनुसूची के जिलों में स्वायत्त जिलों के विषय पर कानून बना सकती है? नहीं नहीं बच्चों, स्वायत्त जिले के जो कानून होंगे वो स्थानीय कानून होंगे, वो विधानसभा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जनजातीय समुदाय के लोग ही बनाएंगे उसको। 30 मेंबर होगा, पहले भी असम, बाडा, माला और बाकी 3 छोटे। सर 30 मेंबर ही, नहीं अच्छा आपने पूछा है कि छोटे बड़ों में कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 30 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं बता रहा हूँ। क्या अनुसूचित जनजाति को 5वीं सूची में रखा गया है? असम जैसे 5वीं सूची आपको अलग से बता देंगे, 5वीं सूची में किसको रखा गया है, लेकिन इन 4 राज्यों को 5th शेड्यूल में नहीं रखा गया है, लॉजिक है ये, बाकी आगे आपको बता देंगे। गाडगिल फार्मूला क्या है सर? अरे गाडगिल फार्मूला कल आपको बता देंगे, वित्त आयोग के कॉन्टेक्स्ट में आया था, कैसे राज्यों को पैसा दिया जाए बच्चों। टू 239A में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 239A में, अब अमेंडमेंट एक बार मैं देख लूंगा, शायद ये था 7th अमेंडमेंट, जो मुझे याद आ रहा है, इट मे बी 7th, लेकिन एक बार मैं देख लूंगा। 7th विधानसभा ने इसको हटा दिए, तो सवाल का जवाब दे दिया मैंने। विशेष राज्य का दर्जा यही है जो नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चों ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा अलग है, जहां राज्य को ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी और राज्य को जो इन्वेस्टमेंट में सहायता मिलेगी, और राज्य जो उधार लेगा उसके थोड़े से उधार माफ होंगे। किसी बच्चे ने पूछा नागपुर अधिवेशन 1920 का क्या था? अरे मेरे बच्चे, अब देखो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, नागपुर अधिवेशन 1920 में कहा गया कांग्रेस एक संगठन ग्रुप में काम करेगी और भारत में भविष्य में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, ऐसा नागपुर अधिवेशन 1920 में कहा गया था। किसी बच्चे ने पूछा है, रुचि ने पूछा है कि धारा 370 क्या है? रुचि, धारा 370 धारा में बह गई, अब धारा मत देखो, क्योंकि धारा अतीत का विषय बन गया। क्योंकि हम ऐसा विषय क्यों देखें जो संविधान में रहा ही नहीं है। दिल्ली में कानून किसके अंडर आते हैं? अब देखो, अब दिल्ली में कानून है, कौन से कानून है? आपका सवाल सही नहीं है। अगर कानून डीटीसी का होगा, बिजली का होगा, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आएगा। पब्लिक ऑर्डर का होगा तो संघ सरकार का, गृह मंत्रालय का मामला आएगा। तो बच्चों इसलिए विषय का डिवीजन है ना। जब राज्य के नाम परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र को है, तो फिर यूपी में राज्य द्वारा परिवर्तन कैसे कर दिया गया? नहीं नहीं बच्चों, राज्य के नाम का नहीं, देखो 2 बातें अंतर है। एक होता शहरों का नाम चेंज करना, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज चेंज करने का अधिकार ये है यूपी गवर्नमेंट को, लेकिन इसके लिए यूपी गवर्नमेंट पहले से संघ से परमिशन मांगेगी। आप पूछो परमिशन क्यों मांगेगी? क्योंकि प्रयागराज में एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है जो संघ का है। इसलिए अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया जाए तो राज्य के अलावा इससे संघ पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम कल के लिए उल्टा प्रदेश रखना हो, तब तो
बिना संसद के काम कोई नहीं कर सकता। या उत्तम प्रदेश रखना हो, उल्टा प्रदेश के होगा, उत्तम प्रदेश होगा। सर सभी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर को एलजी ही लिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, एलजी वहीं पे लिखते हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, बाकी कमिश्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सब जगह एलजी नहीं लिखते। और किसी बच्चे ने पूछा सर जी यूट्यूब में एक शॉर्ट है, क्या लिखा है? एक शॉर्ट में कोई कॉपी चेक करवाने के लिए बोलने किया और मिलने सर क्या सर जी आम आदमी खुद खुद का राज्य बना सकता है। अरे मेरे पुत्र शिव, पहले अपना पहले पुष्प पढ़ लिख ले, पहले घर बना लो, राज्य बाद में बनाना। और हमारे एक एक से बाबा महात्मा है, एक बाबा महात्मा थे, जाके कहीं विदेशों में राज्य बना लिया था, लेकिन पानी पीने के लिए मरने लगे, फिर भाग आए वहां पे। किसी वजह उत्तर प्रदेश ही ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड को कोर्ट ने आप अप्रूव क्यों किया दिया? अरे अरे मेरे बच्चों, अतुल सी सिंपल सी बात है। अब उसमें हिडन था, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, बताइए कुछ बनी जाती थी। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि भाई उसमें चंदा किसको दिया जाएगा, किसने चंदा दिया, किसको दिया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो लोकतंत्र में भाई हमारा पैसा हमारा अधिकार, ये सवाल तो होना चाहिए। अब बच्चों कल वित्त आयोग पढ़ के आना। सर छठी शेड्यूल के राज्य नॉर्मल राज्यों की तुलना में क्या क्या डिसएडवांटेज होता है? नहीं नहीं, छठी सूची के राज्यों को डिसएडवांटेज तो नहीं होता, लेकिन बच्चों देखो कई बार ऐसा हो जाता है। अब मान लो जहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है, छठी सूची है, अब हाईवे बनाना है, तो हाईवे बनाने पे अब इनकी परमिशन नहीं पड़ी, तो कई बार लोग परमिशन नहीं देते, इससे कई बार विकास कार्य प्रभावित होते हैं। डीडीएम से बता दिए। अरे मेरे बच्चों, राधा, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर शहर में ऐसा होता है, एलडीए, वीडीए, डीडीए। वैसे एम्स का मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। केंद्र सहित प्रदेश में गवर्नर होते हैं। अरे अब देखो, अब उल्टा पूछ रहे हो मेरे बच्चे, केंद्र सहित प्रदेश, ये बताओ ये कोई सवाल है? या तो केंद्र पूछो, या प्रदेश पूछो, या यूटी पूछो। और याद रखो, यूटी में भी अध्यादेश जारी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है। यूटी में क्या गवर्नर होता? नहीं नहीं मेरे बच्चों, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, मैंने कई बार बता दिया। और सर जी पुडुचेरी में पुडुचेरी में असम की तरह 6 शेड्यूल हो सकता है क्या? अरे अब देखो बच्चों, अरे वो तो केंद्र शासित क्षेत्र है। अब केंद्र शासित क्षेत्र है, जनसंख्या थोड़ी है, वहां 6 शेड्यूल क्यों होगा? क्योंकि वहां जनजातीय आबादी तो है नहीं। 6 शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए किया गया था। पुडुचेरी में जनजातीय आबादी नहीं है, वो तो फ्रेंच कॉलोनी है। गोवा में तो पुर्तगीज है, वहां जनजातीय आबादी थोड़ी है। किसी राज्य सूची को समवर्ती सूची में सेंट्रल की पावर कैसे बढ़ जाती है? अरे मेरे दोस्तों, जो श्रुति ने पूछा है, बढ़ जाएगी। अरे भाई, राज्यसभा को समवर्ती सूची में रख दोगी, उसमें संघ की भी कानून बनाने की शक्ति आ जाएगी। इन राज्यों के पास, हाँ गजाला ने पूछा है, इन राज्यों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर होती है, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे कम कम करते हैं? नहीं गजाला, तुम्हारा उत्तर नहीं ठीक है, जरा फिर से पूछो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा प्रश्न कैसे क्या है। यूपी यूपी का एससी एसटी असम में बस कर? नहीं 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 नहीं, आप याद रखो दोस्तों, एससी एसटी हर राज्य के अलग अलग होते हैं, वो वहां नहीं जाएंगे, असम में नहीं जाएंगे, असम वाले दूसरे हैं। सर राज्य को यूटी बना सकता है, देखो सिवाय राज्य को यूटी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर का। कश्मीर के पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ऐसा टिप्पणी किया है। अब राज्य को यूटी बना दो, इसका मतलब है कि विधानसभा खत्म करोगे, मंत्रिपरिषद खत्म करोगे। तो राज्य को यूटी बनाना डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी। तो कश्मीर का अलग केस था। कैन एन ऑर्डिनेंस बी ब्रॉट फॉर 6 शेड्यूल? यस संतोष, एकदम 6 शेड्यूल के लिए ऑर्डिनेंस, क्योंकि देखो विधानसभा और संसद कानून तो ला सकती है, लेकिन लागू होना न होना वो गवर्नर तय करेगा। आंसर राइटिंग कर कहाँ अपलोड करिए, आप बता दिया जाएगा दोस्तों आपको।
माइनॉरिटी में SC ST की मांग हो रही है। माइनॉरिटी, अब हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई देखो, अब कई कई जातियों को तो हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम जातियों को OBC में रखा गया है। कई बार ऐसे लोग मांग करते रहते हैं। किसी ने कहा कास्ट चेंज कर सकते हैं, शुभम ने कहा हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन कास्ट चेंज करके रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले सकते। ठीक, आज छोड़ दे फिर। आज छोड़, हो गया फिर। आज कल करते हैं, कल क्लास रहेगी ना। ठीक है बच्चों, आज का इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।